प्रिय विद्यार्थियों, आज अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में प्रस्तावना में दिखाया गया था कि वो जो नायक राजा दुष्यंत हैं वो अपने मित्र विदूषक के साथ में मृगया के लिए आते हैं और मृगया के लिए चलते हैं। तो जब मृगया के लिए चलते हैं तो एक सारंग नाम का सारंग प्रजाति का हिरण उनको जो है दिखाई देता है। उस हिरण के साथ हिरण के पीछे वो लग जाते हैं। वो हिरण भी बड़ी तेज गति से दौड़ता है और राजा उसके पीछे रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हैं। तो उस समय उस सारंग नामक के हिरण के पीछे लगे हुए राजा के जो रथ के घोड़े हैं उन रथ के घोड़ों का उस रथ के आगे जो मृग दौड़ रहा है उस मृग का चित्र राजा खींचते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, 7वां श्लोक है ये। पूरा विज्ञान शाकुंतलम गद्य और पद्य दोनों मिला के संवाद मिला के नहीं हो पाएगा, इसलिए कथा को जोड़ते हुए और जो उपयोगी श्लोक है उनका पारायण करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। राजा कहते हैं, सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। वो सूत से कहते हैं, सारथी से, कि सूत ये जो सारंग है ना, अमुना सारंगेण, इस सारंग मृग से वयम आकृष्टा, हम बहुत दूर तक आ गए। अयम पुनर्इदानीमपि, और इस समय भी ये जो सारंग है ना, इस समय भी ये सारंग बहुत ही अद्भुत गति से बड़े अच्छे दृश्य के साथ दौड़ रहा है। और क्या दृश्य जरा देखिए। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने वत्थ दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयता पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढै श्रम बिभ्रत मुख भृंसिवीकीर्णवर्त्मा पश्योदग्रो प्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। राजा कहते हैं, सारथी देखिए देखिए देखिए, इस मृग को देखिए। दौड़ते हुए मृग का बहुत प्यारा चित्र खींचा है कवि ने दुष्यंत के माध्यम से। दुष्यंत कहते हैं कि देखो, ये जो हिरण है ना, सारंग, इसने जो ग्रीवा है, इसकी ग्रीवा, हिरण दौड़ता है तो ग्रीवा को ऐसे टेढ़ी कर लेता है, क्योंकि पीछे शिकारी लगा हुआ है ना, तो गर्दन को मोड़ करके ये देखता है। तो राजा कहता है कि ग्रीवा भंग अभिरामम, ग्रीवाया भंग, ग्रीवा का टेढ़ा होना, भंग होना, टेढ़ी गर्दन, और उसके कारण अभिरामम, जो बहुत सुंदर है। तो गर्दन टेढ़ी होने के कारण जो अभिराम है ऐसा मृग, और मुहु अनुपतति स्यन्दने बद्ध दृष्टि, दूसरी विशेषता उसकी, बार बार अनुपतति, गढ़ा रखी है, डाल रखी है, स्यंदन पर, रथ पर, बद्ध दृष्टि, स्यंदन पर दृष्टि जिसकी बंधी हुई है, बार बार पीछे दौड़ने, अनुपतति पीछे आने वाले, क्योंकि इसके पीछे रथ लगा हुआ है। तो अनुपतति स्यंदने, पीछे लगे हुए स्यंदन पर, रथ पर, दृष्टि बद्ध यस्य, बधी हुई दृष्टि वाला, नजरों वाला। तीसरी विशेषता, पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात्। पश्च अर्धेन, पिछला आधा हिस्सा, पश्च अर्धेन,
पीछे का आधा हिस्सा क्या कर लिया है? प्रविष्ट, प्रवेश करा दिया है। कहाँ? पूर्व कायम, शरीर के पूर्व काय में, काय से पूर्वम पूर्व काय, शरीर के अगले हिस्से में। जब हिरण दौड़ता है ना तो शरीर का अगला हिस्सा तो बढ़ जाता है और पिछला हिस्सा सिकुड़ जाता है। अगला, क्योंकि दौड़ता है तो दौड़ने में उसका जो वक्ष है, सीना है, वो फूल जाता है। तो कहता है कि इस हिरण ने पश्चार देना, पिछला हिस्सा किसका? शरीर का, भूयसा, ज्यादातर, प्राय पूरा, पूर्व कायम, पूर्वी हिस्से में प्रवेश करा दिया है। ऐसा क्यों किया? सर्वपतन भयात, बाण गिरने के भय से। जब किसी जानवर पर, किसी प्राणी पर कोई प्रहार का भय रहता है ना, अपन किसी जानवर के जब डंडा आदि मारते हैं ना, तो वह अपनी, उसकी एक स्वाभाविक क्रिया होती है कि वह पिछले हिस्से को, जहाँ उसके डंडा लगने की संभावना, वहाँ तो सिकोड़ लेता है और उसके एवज में अगला हिस्सा बढ़ा देता है। तो हिरण को भी ये डर लगा हुआ है कि ये बाण गिरा गिरा, तो उसने क्या किया है? शरपतन भयात, बाण गिरने के भय से जो पूर्व काय है, शरीर का अगला हिस्सा है पूर्व काय, उसको प्राय भूयसा, पर्याप्त मात्रा में, पश्चार्धेन प्रविष्ट, पिछले हिस्से को पूर्वी हिस्से में दशा दिया है। अर्थात पिछला हिस्सा तो सिकुड़ा हुआ है और अगला हिस्सा फैला हुआ है। दर्भई अर्धावलीढ़ई श्रम विव्रत मुखात झुंसवी कीन वर्तमा। श्रम विव्रत मुखा, दौड़ रहा है तो श्रम, दौड़ने से हो गई थकान, श्रम, और जब श्रम हुई तो विव्रत मुख, उससे मुख खुल गया। तो श्रम के कारण खुले हुए मुंह से जब हिरण दौड़ेगा और जब थकान होगी, हाँफेगा, तो मुंह खुलेगा। तो श्रम हुआ, मुख खुला, और खुला तो क्या हुआ? वो जो दर्भ खा रहा था ना, हिरण चल रहा था, पीछे हिरण ने देखा कि कोई शिकारी आ गया, तो जो दर्भ, जो डाब, कुशा जो मुंह में लगे हुए थे, कवल, उसको खाए हुए दौड़ पड़ा। अब कुछ देर तक तो वो मुंह में रखे रहा उसको, लेकिन थोड़ी देर दौड़ा तो श्वास चल गई, थकान के कारण श्वास बढ़ी तो मुंह खुला, और मुंह खुला तो वो जो चबाया, जो आधा चबाया हुआ दर्भ था ना मुंह में, दर्भई अर्धावली रही, वो दर्भ, कौन सा दर्भ? जो अर्ध अवली रही, जो आधा चबाया हुआ है, तो आधे चबाए हुए दर्भ से कीर्ण वर्तमान, रास्ता भरता हुआ, रास्ते में बिखरता हुआ, श्रम के कारण खुले हुए मुख से, भ्रंशवी माने गिरते हुए, आधे आधे चबाए हुए गिरते हुए दर्भ से कीर्ण वर्तमान, रास्ते को पाटता हुआ। अर्थात वो हिरण जब जा रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके मुंह में थकान के कारण मुंह खुल गया है, और खुले हुए मुंह से वो जो दर्भ हैं वो निकल रहे हैं। राजा कहता है, पश्य, देखो तो सही, पश्य, देखो तो सही इस वृक्ष को। उदग्रत्वात, ये जब ऊंची उछाल लेता है ना, उदग्रत्वात, ऊंची छलांग लगाता है ना, तो ऐसा लगता है बहुतरम वियति, जैसे ज्यादातर तो ये वियति आकाश में, वियत शब्द की सप्तमी का एक वचन, तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर तो ये वियति आकाश में है, और इस तो कम थोड़ा बहुत ऊर्व्याम प्रयाति, धरती पर चल रहा है। ऊर्व्याम, कभी परीक्षा करता है कि इसके दौड़ने से ऐसा लगता है कि धरती पर तो थोड़ा बहुत ही चल रहा है, बाकी तो ये ज़्यादातर तो आकाश में दौड़ रहा है। उछाल लगाता है तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर तो आकाश में चल रहा है और थोड़ा बहुत धरती पर। तो बड़ा अच्छा श्लोक है और बहुत ही परीक्षा के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। एक बार फिर देखें, राजा क्या कहते हैं, हे सारथी देखो इस हिरण के दृश्य को, है ना। यह स्यंदन पर रथ के
पीछे लगे होने के कारण इसने अपनी गर्दन को मोड़ करके और स्यंदन पर रथ पर दृष्टि लगा रखी है और बाण के गिरने के भय से शरीर के अधिकांश अगले हिस्से को अगले हिस्से में पिछले हिस्से को धसा दिया है। श्रम के कारण मुख खुल गया है और उसका परिणाम ये हुआ कि जो डाब इसने आधी खाई हुई थी वो अब इसके मुंह से निकल रही है और निकल के रास्ते में गिर रही है, जिससे वो रास्ता पट गया है। और जब उछाल लगाता है तो ऐसा लगता है मानो यह मृग आकाश में ज़्यादा चल रहा है, धरती पर तो थोड़ा बहुत है। पश्य देखो उदग्रत्वात्, ऊंची उछालने के कारण वियति बहुतरम, वियति माने आकाश में, बहुतरम माने ज़्यादातर, प्रयाति माने दौड़ जा रहा है, स्तोकम माने थोड़ा बहुत, ऊर्जा माने धरती पर। तो ये तो इसकी व्याख्या हुई। अब देखिए यहाँ पर किसी हिरण का स्वाभाविक वर्णन है तो स्वाभावोक्ति अलंकार है। जब किसी वस्तु का जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही काव्य में वर्णन कर दिया जाए तो उसको स्वभावोक्ति कहते हैं। स्वभावोक्ति यथावत वस्तु वर्णनम, जैसी वस्तु है, जैसी घटना है, जैसा कोई दृश्य है उसको वैसा का वैसा ही काव्य में चित्रित करते हैं ना, ये स्वभावोक्ति होती है। स्तोक मूर्याम प्रयाति, इसमें अर्थयोक्ति भी है, ज़्यादा तो आकाश में ही दौड़ रहा है ना। उपमेय मतलब इतना ज़्यादा, है ना, इसका वर्णन हो गया। तो अर्थयुक्ति भी है, उत्प्रेक्षा भी है। तो ये अलंकार हो गए। छंद पर कर चर्चा करें तो इसमें जो है ना मंदाक्रांता छंद है। 17 वर्णों का छंद होता है। मंदाक्रांता मुदित सनगमयी नोभन युगौत युग्मम, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता है ना, मंदाक्रांता मुदिर सनगमयी। अमुदी माने सागर माने 4, रस माने 6 और नग माने 7 पर्वत। तो 4, 6, 7 पर यति होती है और जिसमें एक चरण में 17 वर्ण होते हैं, वो मंदाक्रांता है। तो उसमें मंदाक्रांता छंद है। इस प्रकार यह श्लोक बहुत अच्छा प्यारा श्लोक है। अगला देखते हैं। अब राजा कहता है तदेश कथम अनुपतत एवं में प्रयत्न प्रेक्षणी समर्था। अरे मेरे देखते देखते यह तो बड़ी कठिनाई से देखा जा रहा है। गद्य को बहुत जल्दी जल्दी जोड़ते हुए करेंगे, अन्यथा गद्य परीक्षा में नहीं आता है। तो सूत कहते हैं कि आयुष्मान उद्घातनी भूमि थी, यह जमीन जो है उद्घातनी है। उद्घातनी कहते हैं उबड़ खाबड़ है, इसलिए मया रश्मि संयमनाथ, इसलिए मेरे द्वारा रश्मि कहते हैं लगाम को, संयमन माने लगाम खींच लेने के कारण मंदी कृतो वेग रथ वेग, रथ का वेग मंद हो गया है। इसलिए यह परिणाम ये हुआ कि जो ये मृग है ना, ये विप्रकृष्टांतर समर्थ, ये कुछ दूर ही चला गया, विप्रकृष्टांतर कोई दूर चला गया। संप्रति समदेशात, अब जो है समतल भूमि आ गई है, इसलिए ये दुरासत नहीं होगा, ये दुर्लभ नहीं होगा। राजा कहता चलो घोड़ों को जल्दा छोड़ो, लगाम छोड़ दो। सूत जैसी आपकी आज्ञा, और लगाम छोड़ दी राजा ने। जब लगाम छोड़ी तो घोड़े कैसे दौड़े। पहले श्लोक में तो हिरण कैसे दौड़ता है, हिरण दौड़ते हुए हिरण का स्वाभाविक चित्र है, और इसी श्लोक में दौड़ते हुए घोड़ों का स्वाभाविक चित्र है। कितना प्यारा चित्रण है। कवि को पशु पक्षियों की घटनाओं की कितनी गहन जानकारी है। देखिए पहले चित्र खींचा दौड़ते हुए घोड़ों का, रथ हिरण का, और इसमें खींचता है दौड़ते हुए रथ में जोते हुए घोड़ों का। मुक्ते सुरस्मिसु निरायत पूर्व काया निष्कंप चामर शिखा निवृतोध्वकर्णा आत्मोत्थतैरपि रजोभिरलंघनीया दावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्या। सूत कहते हैं, पहला श्लोक जो राजा का कथन था और ये सूत का कथन है। प्रसंग में लिखना पड़ेगा कौन सा कथन किसका है। तो सूत कहते हैं राजन देखो देखो, मुक्तेषु रश्मिषु, जैसे ही रश्मियाँ लगाम मुक्त की, ढीली की, तो लगाम के ढीले हो जाने पर क्या हुआ,
निरायत पूर्वकाया। ये जो घोड़े हैं ना, इनके पूर्वकाय, शरीर के अगले हिस्से निरायत खूब फैल गए। घोड़ा जब दौड़ता है ना तो उसका अगला हिस्सा एकदम चौड़ा हो जाता है। हिरण दौड़ता है तो अगले हिस्से को चौड़ा कर लेता है। तो निरायत पूर्वकाया, ये घोड़े, ये सारा इन सबका करता आएगा रथ्याः मृथ्याः धावन्त्यमी मृग जवाक्षमये रथ्या। ये लाइन रथ्या माने ये रथ में जोते हुए घोड़े। ये घोड़े कैसे घोड़े? जिनका पूर्वकाय आयत हो गया है, शरीर का अगला हिस्सा, अगला भाग, ख्याति जिनकी फैल गई है। कब? जब रश्मियां मुक्त हो गई, जब लगाम ढीली कर दी तब। और क्या दृश्य है? निष्कंप चामर शिखा निवृतो दुकर्ण। जो रथ में जो घोड़े जुतते हैं, है ना, उन घोड़ों के जो राजसी घोड़े होते थे, उनके सिर पर एक कलंगी से जैसी, एक पंख जैसी वो बांधी जाती थी, उसको शिखा कहते हैं। तो ये जो घोड़े हैं ना, इनके माथे पर चमड़ी मृग की शिखा है। और जब घोड़ा दौड़ता है तो वो चमड़ी मृग की जो कलंगी है ना, वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है, सीधी हो जाती है। तो निष्कंप चामर शिखा निवृतो दुकर्ण, इनके माथे पर, इनके सिर पर जो लगी हुई चामर शिखा है, चमरी मृग के, चमरी नाम ये जो मृग की प्रजाति होती है, जैसे सारंग नाम का मृग होता है, ऐसे चमरी नाम का मृग होता है। तो चमरी मृग की बालों से, चमरी मृग के बालों से बनाई गई अर्थात जो चामर शिखा है वह निष्कंप है, हिलडुल नहीं रही है बिल्कुल भी। निष्कंप, निष्कंप माने बिल्कुल जरा सा भी हिले डुले नहीं, कंपन जिसमें नहीं है, कंपन रहित है। और निवृतोद्व करना, और कान उठे हुए, घोड़ों के कान एकदम सीधे उठे हुए, निवृतोद्व करना, निवृतो एकदम शांत उठे हुए कान हो रहे हैं, ऐसे घोड़े हैं वो। और ऐसा लग रहा है कि आत्मोत्थतैरपिरजोभिरलंघनीया, इनके स्वयं के, आत्म स्वयं के द्वारा, किनके स्वयं के द्वारा? घोड़ों के स्वयं के द्वारा, घोड़ों के द्वारा उद्धतई उठाई गई, रजो भी, धूल भी, अलंघनीया, धूल भी, धूल के द्वारा भी जिनको पार नहीं किया जा रहा है। अर्थात जो घोड़ों के पैरों से धूल उठती है वह धूल भी पीछे रह जाती है, घोड़े आगे निकल जाते हैं, मतलब धूल भी पार नहीं कर पा रही है। धूल बहुत हल्की होती है, तो घोड़ों के पैरों से उठाई गई जो धूल है, अरे दूसरा आदमी तो क्या इनकी बराबरी करेगा? इनके ही पैरों से उठाई गई धूल तक इनको पार नहीं कर पा रही है, तो दूसरे की तो क्या औकात। तो स्वयं के द्वारा उठाई गई धूल के द्वारा भी जिनको पार नहीं किया जा रहा है, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, धावन्त्यमी अमीरथ्याः, ये धावंती दौड़ते हैं। कौन? अमीरथ्याः, ये रथ में जुते हुए घोड़े। ऐसा लगता है मृग जव अक्षमएव, ऐसा लगता है ये मृग जव, मृग माने हिरण के जव माने बेग को, अक्षम सहन नहीं कर पा रहे हो, इव मानो ये दौड़ते, अपने आगे दौड़ते हुए हिरण के बेग को सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लग रहा है, मानो उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो ये घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं? ये अत्यंत तेज दौड़ रहे हैं। तेज दौड़ते हुए घोड़े कैसे? कि इनकी रश्मि ढीली हो जाने के कारण जिनका सारा शरीर का पूर्वकाय आगे फैल गया है, अगला हिस्सा फैल गया है, जिनके इस माथे पर लगी हुई चमड़ी मृग की शिखा वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रही है, जिनके कान ऊपर उठे हुए हैं, जिनको स्वयं के पैरों के द्वारा उठाए गए धूल कण भी लांघ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं जिनसे जा पा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो ये घोड़े इस हिरण के वेग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसे ये रथ्या, ऐसे ये रथ के घोड़े दौड़ रहे हैं। ऐसा कहता है सूत। राजा, सत्यम, ठीक कहते हो तुम। अतिथि हरितो हरीच वर्तन्ते वाजना, अरे ये घोड़े तो हरितो हरीश, ये घोड़े तो इंद्र और विष्णु आदि के घोड़ों को भी मात दे रहे हैं। तथा ही, क्योंकि देखिए उस पहले वाले श्लोक में बसंत तिलका था, बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, अपन गिनेंगे इसमें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। मैंने छंद पढ़ाते समय छंदों के उदाहरण बताए थे, आप इनको भी दे सकते हैं उदाहरण, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। तो बसंत तिलका छंद है और उत्प्रेक्षा तो दिखाई दे ही रहा है ना। और मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर है, जीव मनोविज्ञान, प्राणियों का मनोविज्ञान ये व्यक्त होता है। और कालिदास का जंतु विज्ञान संबंधी ज्ञान परिलक्षित होता है। और स्वभावोक्ति अलंकार तो है ही, इस प्रकार स्वभावोक्ति उत्प्रेक्षादि अलंकार है, बसंत तिलका छंद है। अगला छंद राजा कहता है, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलता, यदा देवी छिन्नं भवति कृत संधानमिव तत्, प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयो, न मे दूरे किंचेत् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात्। राजा दौड़ते हुए रथ में बैठ करके और रास्ते के दृश्य को देखते हुए कहने लगते हैं, देखो सारथी, बड़ा विचित्र दृश्य पैदा हो रहा है। कहते हैं कि चौथी लाइन पहले देखिए, न मे दूरे किंचित, मेरे लिए इस रथ में बैठ करके न तो कोई चीज दूर है, एक क्षण में ही जो दूर है वो पास आ जाती है, और जो पास है वो दूर चली जाती है। तो मेरे लिए एक क्षण में ही दूर वाली वस्तु पास हो जाती है और पास वस्तु दूर हो जाती है। इसलिए न मे दूरे किंचित, इसलिए न मेरे लिए कोई चीज दूर है और न कोई पास से न पास है। क्यों? रथ जवात, रथ के बेग के कारण। अब जब तेज दौड़ता है तो रास्ते के दृश्य बताते हैं। ये हमारे साथ भी होता है, जब हम कोई सवारी में बैठे होते हैं और सवारी तेज दौड़ती है तो जो राजा का अनुभव है वो हमारा भी अनुभव है। अपने अनुभव से राजा के अनुभव को जोड़िए, यात्रा करते अनुभव से। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलता, जो चीज देखने में छोटी थी वो अचानक ही, यदा आलोके, जो देखने में बहुत छोटी लग रही थी, भवति सहसा, वो व्रजति सहसा, वो अचानक हो जाती है, तद विपुलता, वो अचानक बड़ी लगने लग जाती है। भाई अभी हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से जो वस्तु दूर दिख रही थी तो छोटी दिख रही थी, दूर पर रहने वाली वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। तो कहते जो वस्तु अभी अभी दूर दिखाई दे रही थी ना, वो तुरंत ही बड़ी दिखाई देने लगी। क्यों? पास पहुंच गए। यदर देवी छिन्नम, जो चीजें आधी कटी हुई सी लगती थी, भवति कृत संधान एवं तत्व, वो अब कृत संधानम एवं, संधान माने संधि जोड़ना, जुड़ी हुई सी, कृत संधान एवं जोड़ दी गई सी लग रही हैं। जो चीजें आधी आधी कटी हुई सी लग रही थी वो अब जुड़ी हुई सी लगने लगी हैं। प्रकृत्या यद वक्रम, स्वभाव से जो वस्तु टेढ़ी थी, तदपि समरेखम नयनयो, अब आंखों के आगे जो सच में ही टेढ़ी है, टेढ़े पेड़ टेढ़े चीजें, वो अब ऐसा लग रहा है जैसे सीधे सीधे हैं। जो चीजें टेढ़ी थी वो स्वभाव से टेढ़ी थी, वो अब देखने में सीधी लगने लगी। तो ये सामान्य घटना है। हम बस आदि में जाते हैं तब भी यही होता है ना। बहुत तेज गति से जब वाहन होता है या कोई रथ आदि होता है तो जो वस्तु देखने में छोटी लग रही थी वो अचानक बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि पास आ जाती हैं। जो दूर से जो चीज़ें हैं कटी हुई सी लगती हैं वो पास जाने पर जुड़ी सी लगती हैं। जो दूर से वास्तव में टेढ़ा होता है लेकिन पास आने पर बिल्कुल सीधा सा लगता है। तो कुल मिलाकर के ये दृश्य बड़ा सुंदर है। शिखरणी छंद है इसमें। रसैरोद्रैशिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, रसैरोद्रैशिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी, यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलता, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृत संधानमिव तत्, प्रकृत्या यद वक्रं तदपि समरेखं नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। तो इस प्रकार जो है ये उस राजा के द्वारा जो दृश्य देखा जाता है उस दृश्य का वैचित्र्य वर्णन है इसमें। शिखरणी छंद है
और कृत संधानम इव, जुड़ी हुई सी, मानो जुड़ गई हो। कृत संधानम इव, यहाँ उत्प्रेक्षा है ना। किसी क्रिया के साथ में जब इव जुड़ जाता है तो प्राय उत्प्रेक्षा होता है, प्राय, है ना। और जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के या विशेषण के साथ होता है तो प्राय उपमा होता है। तो यहाँ क्रिया उत्प्रेक्षा है, जुड़ी हुई सी, मानो जुड़ गई हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और स्वाभाविकोक्ति तो चल ही रहा है और सेकंडी छंद है। इस प्रकार ये दृश्य जो है का वर्णन है। आज इतना ही, अगला जो है अगले वीडियो में।